और अगर ये जेड न्यू है तो इसे कैसे दिखाओगे, इसे बताओ। देखो यूनिट रेंज में जो नंबर ऑफ मोड हैं वो इतने हैं। अगर मैं ये बोलूं कि डी न्यू में जो नंबर ऑफ मोड होंगे वो कितने होंगे, इसे दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा, जो यूनिट में है सिंपल कक्षा 4th के मैथमेटिक्स लगा दो। अगर एक का पता है, अधिक का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो जितने का निकालना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जेड न्यू इंटू डी न्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है, जेड न्यू इंटू डी न्यू निकालना है। और जेड न्यू क्या होता है यूनिट रेंज में, और जेड न्यू डी न्यू का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। ठीक, तो देखो डाली हेडिंग डालो पहले आप। क्या है, सॉरी, हेडिंग क्या है मेरी, नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। ओके, ये क्या है हमारा टॉपिक है। ओके ना, कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो लेट अस टेक ए सिंपलेस्ट केस, ए वन डायमेंशनल केस। लेट अस टेक ए सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल केस या फिर वन डायमेंशनल क्रिस्टल। लेट अस टेक ए सिंपल, फिर उसको क्या कर देंगे, 3 डायमेंशन में जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो 1 डायमेंशन को सॉल्व करेंगे और 3 डायमेंशन के लिए उसके सिमिलर लिख देंगे, उसके एनालॉगस लिख देंगे। ठीक है, तो क्या, लेट अस टेक ए सिंपल 1 डायमेंशनल क्रिस्टल। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा 1 डायमेंशनल क्रिस्टल हुआ। ओके, देखो स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पर, अभी तो बना देता हूँ क्योंकि 2-3 ही बनानी है। ठीक है, एंड ईच एटम इज वाइब्रेटिंग विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो देयर विल बी नंबर ऑफ मोड, और एक इस फ्रीक्वेंसी में कितने मोड होंगे वो हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ओके नाउ, अब देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंस हमने जो यहाँ पर अजम्पशन था या बोल सकते जो प्रपोज था, ये जो प्रस्ताव था हमारा डी ब्रोगली का, वो ये था कि इसमें क्या कर सकती हैं, इलास्टिक वेव प्रोपेगेट कर सकती हैं, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 हर्ट्ज से लेकर 10⁻13 हर्ट्ज के बीच में होगी। ठीक है, एंड सिंस इलास्टिक वेव, एंड एक चीज़ और, ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, दिस इज अबाउट 10 एंगस्ट्रम या फिर 1 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंड दिस इज, एंड द फ्रीक्वेंसी या बोल सकते हैं दिस इज सिमिलर टू द एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, यानी फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोल सकते हैं। इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान समझो, मैं ये लिख रहा हूँ, लाइन लिख रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सिंस वेवलेंथ ऑफ इलास्टिक वेव इज, क्योंकि वेवलेंथ के टर्म में समझना क्या रहेगा, आसान रहेगा ना, इज लार्ज, वेरी मत लिखो, इज लार्ज कंपेयर टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से कंपेयर में क्या है, जो मेरी इलास्टिक वेव की वेवलेंथ है वो क्या है, बहुत बड़ी है। अगर मैं ये बोलूं, कुछ ऐसा है मेरे पास, ये इलास्टिक वेव है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ है, एंड दिस इज वेवलेंथ, यहां से यहां तक दिस इज लैम्डा है, ये लैम्डा है। और अगर मैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की बात करूं तो ये है, ठीक है, एंड दिस इज ए। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि दिस ए इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू दिस लैम्डा। तो जो मेरा ए है वो क्या है, लेस देन क्या है, लैम्डा है। तो अगर मैं इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में इस ए को देखूंगा तो क्या मुझे दिखेगा, तो मुझे क्या लगेगा कि इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये एटम इस एटम के साथ क्या है, चिपका हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं, फॉर इलास्टिक वेव या फिर फॉर लॉन्ग वेवलेंथ वेव, दिस मीडियम या फिर दिस क्रिस्टल बिहेव लाइक ए कंटिन्यूअस मीडियम। ठीक है, ऐसा करेगा। कंटिन्यूअस मीडियम का मतलब अभी क्या है, डिस्क्रीट मीडियम है, अभी क्या है, डिस्क्रीट मीडियम है। देखो, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस या बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूटी बिटवीन 2 एटम्स, बिकॉज इन दोनों के बीच क्या है, एक स्प्रिंग लगी हुई है। अगर मैं ये बोलूं कि इफ ए इलास्टिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू क्रिस्टल and if we see the crystal with respect to the elastic wave, then we can say that कि this
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इलास्टिक वेव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बहुत कम है डिस्टेंस इन कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इलास्टिक वेव। तो फॉर इलास्टिक वेव दिस क्रिस्टल इज बिहेव लाइक ए कंटिन्यूअस मीडियम, ठीक है। एंड दिस मीन, तो इसके नीचे लिखो दिस मीन्स फॉर इलास्टिक वेव दिस वन डायमेंशनल मीडियम, दिस मीडियम यहाँ बोल सकते हैं क्रिस्टल बिहेव लाइक कंटिन्यूअस मीडियम। कहने का मतलब क्या है, पहले ऐसा था, इन जनरल कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, लेकिन जब इलास्टिक वेव की रिस्पेक्ट में देखेंगे, देखो डिस्टेंस कम तो नहीं हो जाएगी ना, जब किसकी रिस्पेक्ट में देखूंगा मैं, इलास्टिक वेव की रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये मुझे ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेंगे ये आइटम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा दिखेंगे। देखो लेंथ तो सेम रहेगी, ये तो दिखाने का तरीका है ना, लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि उसकी लेंथ कम ज़्यादा थोड़ा हो रही है, लेकिन हमारा रिस्पेक्ट देखने का तरीका क्या हो रहा है, मतलब देखने का क्या बोल सकते हैं उसको हम, व्यू। जैसे हो रहा है घटोत्कच है, कैसा एग्जाम्पल देना पड़ता है मेरे को, ये क्या है, घटोत्कच है, ठीक है, ये कौन है, घटोत्कच है, और ये भीम है, ये भीम है, और ये तुम हो, ठीक है। अब देखो अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट में भीम को देखोगे, ये भीम हो, ये भीम है, ये तुम हो, और एक घटोत्कच है, ठीक है। अगर तुम भीम को खुद की रिस्पेक्ट में देखोगे तो भीम आपसे बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने आप को हटा के भीम को घटोत्कच की रिस्पेक्ट में देखोगे तो भीम तो बहुत छोटा है, चींटी है। महाभारत देखा है ना आपने, रामायण बोलने वाला था, क्या हो गया मेरे को, महाभारत देखा है ना आपने, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पर होगा, तो इस टाइप का सेम यहाँ पर भी हो रहा है, ये घटोत्कच है, ये भीम है, ठीक है, ये घटोत्कच है, ये भीम है, इसका मतलब तो अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो ये चींटी है, ठीक है, तो ये चींटी है, तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन लेंथ तो सेम नहीं ना, भीम छोटा थोड़ा हो गया, भीम छोटा नहीं हुआ, भीम उतना ही है, लेकिन नजरिया क्या हो गया, चेंज हो गया हमारा, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर। तो दिस बिहेव लाइक ए कंटिन्यूअस मीडियम। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो आओ आगे आओ। नाउ दिस वन डायमेंशनल क्रिस्टल कैन बी एक्ट लाइक ए स्ट्रिंग, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगी। तो लिखो यहाँ पर आगे, तो वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट द वन डायमेंशनल क्रिस्टल, दिस above one dimensional crystal, one dimensional crystal is behave like a, किस तरह बिहेव करेगा, स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग, एक तागे की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो अब ऐसा ही अज्यूम करेंगे जो हमने ये कर रखा था कि लेट अस टेक ए सिंपल वन डायमेंशनल क्रिस्टल, अब हम क्या बोलेंगे कि वी हैव ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है। तो लिखो, क्योंकि अब हम इसको भूल जाएंगे क्योंकि हमको कंटिन्यूअस मीडियम हो गया है, ठीक। तो लेट अस अज्यूम वी हैव ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक एल लेंथ की क्या है, स्ट्रिंग है, एंड बोथ द एंड, कंडीशन क्या है, एंड बोथ द एंड ऑफ स्ट्रिंग, क्लास 11 की याद आ रही है, थोड़ा बहुत आएगी, अभी याद आएगी क्लास 11 की, बोथ द एंड ऑफ स्ट्रिंग आर फिक्स्ड, उसके दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। क्लास 11 का लास्ट के चैप्टर जिनको हम ऐसे पढ़ते हैं, मतलब कब खत्म होगा इस चक्कर में पढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ था हमारे पास कि ये क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये तो उसका एंड है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज अवर स्ट्रिंग, ठीक है, थोड़ा सा मोटी बना दो स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एल है, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज अलाइंग अलोंग एक्स एक्सेस, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा,
यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ x इक्वल टू कितना है, l है कि नहीं, ऐसा बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करा रहा हूँ, किसी तरीके से एक अज्यूम करूँ कि यहाँ पर क्या है, छोटा सा सेगमेंट अज्यूम कर लूँ मैं, लेट अस से एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेगमेंट ऐसे अज्यूम कर लिया मैंने, सेगमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड दिस सेगमेंट इज dx, क्या है इसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ का क्या है, एक सेगमेंट है ना। अब इस dx लेंथ के सेगमेंट को मैं क्या कर रहा हूं, लॉन्गिट्यूडिनली इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो ये अपने मीन पोजीशन में आना चाहेगा और ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, तो क्या करने लग जाएगा, वहां पर वाइब्रेट करने लग जाएगा। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया ऐसी चीजें। तो ये लॉन्गिट्यूडिनली वाइब्रेट कर रहा है। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे अगर प्रोपगेशन की डायरेक्शन में अगर कोई एटम या बोल सकते हैं कोई सब्सटेंस या फिर कोई एलिमेंट ऐसे वाइब्रेट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है और जो एटम है या बोल सकता है जो सेगमेंट है या बोल सकते हैं जो एलिमेंट है वो भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो उसे हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन कैसे हैं, ऐसे हैं, ये पढ़ा है ना आपने, अगर ऐसे हैं वाइब्रेशन यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो मेरे वाइब्रेशन है इस एलिमेंट के वो कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल है। अब देखो जब मैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं तो आप यहां पर उसको विजुलाइज करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है कि मतलब ये स्ट्रिंग है, मैंने यहां से मारा, फोर्स लगाया, ये दोनों एंड क्या है उसके फिक्स हैं। ठीक है, ये दोनों एंड क्या है, फिक्स है। अब माना ये एलिमेंट है, कौन सा वाला, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये वो एलिमेंट है dx, यहां से x डिस्टेंस पर वो एलिमेंट है। अब ये ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है और कर रहा होगा, अगर मैं यहां से मारूंगा इस पर, मतलब कोई फोर्स लगाऊंगा यहां से इस पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, यहां पर इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। अब उसको विजुलाइज करना या फिर ऐसे देख पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन को कैसा मान लिया, ट्रांसवर्स मान लिया, लेकिन दिमाग में हमारा लॉन्गिट्यूडनल चला, लेकिन हम लेके कैसा चले उसको, ट्रांसवर्स चले। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां को डिस्प्लेस होने के बजाय कहां को डिस्प्लेस हुआ, ऊपर को डिस्प्लेस हुआ। ये मेरा सिर्फ क्या अजम्पशन है, लेकिन हुआ कहां को डिस्प्लेस, ये इस डायरेक्शन में हुआ। जैसे मैं यहां से मारूंगा तो यहां को डिस्प्लेस होगा, लेकिन जो इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने कैसा अज्यूम कर लिया कि ये ऐसे होगा, फॉर माई सिंप्लिसिटी। तो ये जो एलिमेंट है यहाँ पर dx इतना मोटा नहीं होगा, ये बहुत पतला होगा। ठीक है, यूं करके अब इसको मैं अगर ऊपर नीचे करूं, जैसे अब स्ट्रिंग समझ लो इसको गिटार की, ठीक है, इसको मैंने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो क्या करेगा, ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, करेगा नहीं करेगा। ठीक, तो अभी ये कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ठीक, ये एलिमेंट कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ये इसकी मेन पोजीशन थी और इसकी मेन पोजीशन से मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना अज्यूम कर लिया, लेट अस से कितना मानते थे क्लास 11 हम, y x, t मानते थे एट टाइम t की बात करें तो यहाँ पर y नहीं मानते, मतलब y इसलिए नहीं मानते क्योंकि y में यहाँ पर कुछ और टर्म आएगा, तो फिलहाल इसको क्या मान लो, u मान लो। तो दिस डिस्प्लेसमेंट है u x, t। ठीक है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एलिमेंट dx which is at a position x from the mean position, sorry from origin and at time t। ठीक है, तो अब देखो, अब लिख के चलो इसमें, तो let a element dx of string, let it take, ये तो लिख ही नहीं रहा, let me take an element n, ये मस्त लिख रहा है यार, एलिमेंट dx of string and assuming it is doing longitudinal वाइब्रेशन। क्या कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, एंड एट एनी टाइम t एट, और एक चीज और है, लेट अस टेक एन एलिमेंट dx एट पोजीशन x, एट पोजीशन x लिख दो इसके आगे, कहां पर, एट पोजीशन x फ्रॉम ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखना जरूरी है। ठीक है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है वो, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, एंड अज्यूमिंग इट इज डूइंग लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन एंड if u x, t be the displacement of dx from mean position at time t
देन देखो, देन ध्यान सुनना, मैं इंपोर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, देन फ्रॉम वेव इक्वेशन, देन फ्रॉम वेव इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, देखो ऐसा होता है ना क्या, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज ट्रेवलिंग थ्रू द क्रिस्टल एंड इनटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव, ये क्या है मेरी इक्वेशन ऑफ वेव है। नाउ दिस इज v, एक यहाँ पर टर्म आया क्या v, एंड v इज द स्पीड ऑफ वेव विच इज ट्रेवलिंग थ्रू दिस क्रिस्टल एंड वी अज्यूम दैट दिस इज इलास्टिक वेव, ये क्या है इलास्टिक वेव है ऐसा हमने बोल रखा है, एंड साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक वेव एंड वी कैन से दैट दिस इज स्पीड ऑफ साउंड वेव, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो यहाँ पर हम साउंड वेव को ही लेके चलेंगे, तो वो क्या है कि इलास्टिक वेव है, तो इलास्टिक वेव के लिए हो रहा है तो क्रियाक्रम, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया यहाँ पर साउंड वेव अज्यूम कर लिया, बिकॉज साउंड वेव की वेलोसिटी हमें पता होती है, यहाँ पे स्पीड पता होती है, अगर उस मीडियम का कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक दिया हो, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, ये सब चीजें दी हो, तो वहाँ पर हम साउंड वेव की क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर बात। तो ये दिस इज द वेव इक्वेशन, ये हमको याद होनी चाहिए। याद कहाँ से होनी चाहिए, क्लास 11 से। देखो क्लास 11 तो पढ़ेंगे नहीं अभी यहाँ पर हम, और मैं ये मान कर चलूंगा आप सब जीनियस हो और आप सबको ये इक्वेशन आती है, ठीक है। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। नाउ ऐसी सिचुएशन आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, ऐसी सिचुएशन आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। देखो क्लास 11th में कुछ ऐसे था हमारे पास कि हमने एक स्ट्रिंग ली थी और स्ट्रिंग को हमने ऐसे वाइब्रेट किया था और ऐसे ऐसे क्या हो रही वेव प्रोड्यूस हो रही थी, और हम बोलते थे both the end of the string are fixed, both the end of the string are fixed and there is no refraction of wave, there is no refraction of wave, and if a wave produced from here and it will reflect from here, it means that this wave is a standing wave, this wave is standing wave। देखो दोनों एंड क्या है, फिक्स है। अगर वेव क्या करती, इस मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती तब वो स्टैंडिंग वेव नहीं होती। लेकिन हो क्या रहा है, वेव यहां से गई, इस पॉइंट से गई, इस पॉइंट पर पहुंची, इस पॉइंट पर क्या है, रिजिड वॉल है, बिकॉज दीज 2 पॉइंट आर फिक्स, जैसा हमने लिखा हुआ है, एंड दीज 2 पॉइंट आर फिक्स, यानी यहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी जब इस टाइप से सुपर पोजिशन होता है तो जो वेव बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन क्या होती है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वही तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो ये जो वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो कैसी वेव होगी, स्टैंडिंग वेव होगी। तो लिखा है यहाँ पर सिंस both the end of string are fixed, hence the wave produced in string will be elastic wave, is कैसी वेव, स्टैंडिंग वेव, इज स्टैंडिंग वेव। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको कोई नई चीज है नहीं। अब अगर मैं स्टैंडिंग वेव की बात करूं तो आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पता होने का मतलब क्या हुआ, u क्या होगा पता होना चाहिए। अगर u पता है इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन पता है हमको, ठीक है। एंड हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 विल बी क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, u x, t इज इक्वल टू, देखो पढ़ा हुआ है हमने, ये पढ़ा हुआ है, वहां पर हमारे पास स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग के लिए हम क्या निकालते थे, एक बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऐसा करने के बाद y निकालते थे, y x, t निकालते थे इन टर्म्स ऑफ x एंड t, ठीक है। और वो कुछ ऐसा आता था मेरे पास कि यहाँ पर y होता था क्लास 11th में, अभी u है, ठीक है। तो u x, t इक्वल टू क्या आता था, a साइन k n, लिख दो यहाँ पर k n x और cos और ओमेगा टी होता था, तो ओमेगा n इंटू टी लिख दो। दिस n रिप्रेजेंट फॉर nth मोड बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है, इन दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हाँ इन दिस स्ट्रिंग, तो हम क्या बोल सकते हैं, kn, दिस इज फॉर nth मोड, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, kn और ओमेगा n लिखा, ठीक है। ये रिलेशन अब यहाँ पर चौंकना मत प्लीज यार, ठीक है, क्योंकि
आप 11th पढ़ के आ रखे हो और आप यहाँ पहुँचे हो, तो इतने सक्षम हो आप, आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होती है और वेव इक्वेशन क्या होती है पता होना चाहिए। पता नहीं भी है तो इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। हमारा आप गूगल से चाहे ना तो गूगल में जाओ स्टैंडिंग वेव क्या होती है, जाओ फिर आप टाइप करो कि वेव इक्वेशन क्या होती है, ठक करके आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, मेरे सामने वहीं से आया। मेरे को कौन सा याद थी, जब मैं लेक्चर के लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे को कौन सी याद थी, ये चीज़ें याद नहीं थी। ठीक है, हाँ ऐसा इसका मतलब ये नहीं तो मैं क्लास 11th में मैंने पढ़ा नहीं, ठीक, लेकिन मैंने पढ़ा था। एक्चुअली मैं अपनी कॉपी में गया, नोट्स में गया मैं 11th के, मैंने पलटा, मैंने कहा अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसे यहाँ पर ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मतलब ये हो रहा है तो आप तो मुझसे जीनियस हो। ठीक है, तो आप जीनियस हो तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, मैं ना मान के चलो, तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब एक चीज़ और कर सकता है फॉर मॉडिफिकेशन, ये क्या है, ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें ये लिख सकता हूँ ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एन। ठीक है, 2 पाई न्यू एन फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दिया ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये लिख सकता हूँ मैं क्या, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन के एन एक्स और दिस इज कॉस 2 पाई ओमेगा एन इंटू टी, और इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। चलो इसको 3 मत बोलो, ऐसे रहने दो इसको। ठीक, अब देखो ये जो टर्म होता है ना यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, बता सकता कोई, इसको हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। इस पूरे को एम्पलीट्यूड बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नाउ अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई साहब के एन क्या है, ओमेगा एन तो पता चला, के एन क्या है, देखो के एन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप बोल दोगे क्या है, ये वेव वेक्टर है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी पहले वो देखते हैं। ठीक, ये मिटाऊं, ये हो गया, चलो इसे मिटा देते हैं, फिर देखते हैं को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बताओ यार आप। ठीक है, एक नया टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही नया हो जाए। ठीक, क्लियर है बात, ओके। देखो सच बात बताऊं, हाँ मैंने उससे पहले डी वाई थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन जो पूरा डेरिवेशन है इसको भी मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी पहली बार डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है ये जानना चाहा। ठीक, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको भी वो पता चले। ठीक, क्लियर हुई बात। तो अब हमें क्या निकालना है कि के एन क्या होगा। ठीक, अगर मैं किसकी बात करूँ, इधर बात करूँ, एट एक्स इक्वल टू एल और एट एक्स इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट, इट मीन यू नो वेव चाहे कैसी चले, ठीक है, वेव चाहे कितनी ही तेज चले, दिस एट दिस पॉइंट एम्पलीट्यूड विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो एम्पलीट्यूड नहीं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसे, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये क्या रहेगा हमारा, हमेशा फिक्स रहेगा। ये जो पॉइंट है रहेगा नहीं रहेगा, फिक्स। ठीक है, तो फिक्स रहेगा मतलब y इक्वल टू 0 पर रहेगा, यानी इसकी यहाँ पर u x और t की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0 होगी। दिस इज u, ये है ना, और इस पॉइंट पर u की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। तो देखो यहाँ पर एट x इक्वल टू एल, एट x इक्वल टू एल, जो मेरे पास u x इक्वल एल रखा हमने, l कॉमा t होगा, वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये 0 है तो यहां से इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, a साइन, क्या लिख सकता हूं, देखो a साइन के एन और l। ठीक है, एट l पे बात कर रहे हैं, जो x जो कितना आ गया, l आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड दिस गिव अस साइन के एन एल इज इक्वल टू 0। अब साइन के एल 0 कहाँ पर होता है, एन पाई पर होता है, तो रख दो इसको, तो साइन के एन इंटू एल इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन एन पाई आ गया। ठीक, कितना आया, साइन एन पाई आ गया। दोनों को कंपेयर करा दो, तो यहाँ से मेरे पास के एन इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई आया, और यहाँ से मेरे पास के एन इज इक्वल टू एन पाई बाई एल आ गया। ठीक है, के एन इक्वल टू कितना आ गया, एन पाई बाई एल आ गया। और हम सब जानते हैं हियर दिस एन इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बट ध्यान सुनना बात को, बट दिस एन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इस n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। समझते हैं क्यों, देखो अगर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है तो इसका मतलब क्या लिखता हूँ, और इसे क्या लिखता हूँ, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो n होगा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये लिखो, ये गलत है, ये नहीं होगा, क्या होगा, या तो मैं ये बोलूंगा, हाँ, या मैं इसको सिर्फ ये बोलूंगा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। 1 क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। n इक्वल टू n क्या हो सकता है, या तो 0
1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, और n इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर कि भैया क्यों नहीं है, तो देखते हैं, उसी को देखते हैं। देखो और एक चीज़ और कि जो kn है उसकी वैल्यू ये निकल के आ गई कि n पाई बाई एल वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको यहाँ हम रख सकते हैं। क्लियर है बात? ओके ना। उससे पहले क्वेश्चन ये है कि वाई n इज नॉट 1। क्वेश्चन ये है, सॉरी, वाई n इज नॉट 0, n की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? देखो ऐसा क्यों नहीं होगा, ध्यान सुनो, कैसे कर सकते हैं हम। देखो सिंस जो मेरे पास kn होता है वेव वेक्टर है, इसको मैं वेव लेंथ के टर्म में लिख सकता हूँ। दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, ये क्या होगा मेरा 2 पाई बाई लैम्डा n के लिए, तो लैम्डा n लिख दो इसको, ठीक है। तो इसको उठा के इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास 2 पाई बाई लैम्डा n इज इक्वल टू कितना आ गया, ये n पाई बाई l आ गया। इस पाई से ये पाई क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। तो दिस गिव अस दिस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा n इज इक्वल टू n बाई l आ गया। कितना आया, n बाई l आ गया। लैम्डा निकालना है मेरे को। देखो लैम्डा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इधर से मेरे पास लैम्डा l इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा n इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई कितना आ गया, n आ गया। तो दिस इज माई लैम्डा n। क्या निकला, लैम्डा n निकला। अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर जो मेरे पास लैम्डा है वो कितना है, लैम्डा बाई 2 के बराबर है, बिकॉज दिस इज हाफ वेव। हाफ वेव है ना, ये पूरी वेव क्या होती है, ये पूरी वेव होती है, ये पूरी वेव होती है, तो ये इतना ही पार्ट आ रखा है, तो दिस इज लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करूँ, अगर मैं ये बोलूँ इफ n इक्वल टू 0 देन जो मेरे पास लैम्डा n हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई 0 एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, इन्फिनिटी आ गई है। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, कभी नहीं होगी, बिकॉज दीज 2 पॉइंट आर फिक्स। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी इज मीनिंगलेस, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो दिस इज मीनिंगलेस। इन दिस केस दिस इज मीनिंगलेस, इसकी मीनिंग है ही नहीं। अगर इसकी मीनिंग नहीं है तो इसको नहीं लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे तो n क्या होगा, हमेशा या तो 1 होगा या फिर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर है आपको? आई होप ये चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और 0 नहीं होगी, ठीक। अब क्या करो, अब जो इक्वेशन 2 लिखी है या फिर ये जो इक्वेशन है, तो उसको u x कॉमा t मॉडिफाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, k की जो कितना पुट कर दो, ये पुट कर दो, कितना है ये, n पाई बाई l है। तो यहाँ से मेरे पास नाउ जो एक सॉल्यूशन निकल के आया, u x कॉमा t इज इक्वल टू कितना आ गया, a साइन कितना आया, n पाई बाई l, और फिर इंटू कितना आ गया, x आ गया, n पाई बाई l इंटू x, फिर कितना आ जाएगा, दिस इज कॉस 2 पाई न्यू n इंटू कितना आ गया, t आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकला, मेरा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 निकल गया। इसको इक्वेशन 2 मत बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोल लो, ठीक है। खाली क्यों इक्वेशन बना रही हो रही है, ठीक है, वही तो है, मॉडिफाई कर रखा है हमने। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं, लैम्डा। मुझे मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो करते हैं, कुछ तिगड़मबाजी करते हैं। ये लैम्डा है, देखो सिंस नाउ सिंस जो लैम्डा n है वो क्या है मेरे पास, ऐसे लिखो, लैम्डा n इज इक्वल टू 2l बाई n है। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोड है, ठीक है। तो अगर मैं n की बात करूंगा तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, लैम्डा n आ जाएगा। अब लैम्डा n को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, लैम्डा n को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे। देखो एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है, कुछ ऐसा पढ़ी हुई ना, कि लैम्डा n इज इक्वल टू vs इंटू टाइम पीरियड, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। और टाइम पीरियड का लिखता हूँ 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, तो दिस इज vs इंटू कितना आ जाएगा, दिस इज टाइम पीरियड फॉर nth मोड, तो यहाँ कितना आ जाएगा, न्यू n आ जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन न्यू इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, हाँ जी लिख सकता हूँ। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसको उठा के तरफ दो, तो यहाँ से मेरे पास जो n निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2l डिवाइडेड बाई दिस इज नीचे कितना आया, vs, और डिवाइड में कितना आ गया, म्यू n आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू ये म्यू n ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 2l डिवाइडेड बाई vs, और इंटू कितना आ गया, ये म्यू n आ गया। तो ये निकल गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड,
तो nth मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू एन है। ठीक, ओके, ठीक ना। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है कि ओके सॉरी nth मोड की फ्रीक्वेंसी, हाँ nth मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू है। n मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू एन है। ठीक है, तो अगर मैं ये निकालूं, इसको डिफरेंशिएट करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग चाहिए तो टाइम रखो यार, चलो नहीं चाहिए। ठीक है, आपने लिखा हुआ ना कॉपी में, तो लिखते रहना यार, ये छूट जाएगा तो फिर छूट जाएगा ये, खाली दोबारा देखनी पड़ेगी इतनी लंबी वीडियो, क्या फ़ायदा। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। देखो क्या हुआ, यह है ना, एक काम करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एन आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, 2l डिवाइडेड बाई वी एस कांस्टेंट है मेरे पास, 2l डिवाइडेड बाई वी एस कांस्टेंट है। और म्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी म्यू हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डी म्यू आ जाएगा। तो n क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ मोड था ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू एन, यानी म्यू एन फ्रीक्वेंसी के n मोड थे। तो ये क्या निकला मेरे पास, नंबर ऑफ मोड इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, क्या निकला, नंबर ऑफ मोड इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। ओके, समझ में आई बात, कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में कितने नंबर ऑफ मोड होंगे, dn मोड होंगे। और इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नाउ अगर मैं ये निकालूं जेड न्यू इंटू डी न्यू निकालूं, देन दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई वी एस इंटू कितना आ जाएगा, डी न्यू आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा, नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू म्यू प्लस डी न्यू। ये क्या निकला, नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। ये समझ में आया तो बताइए, आई होप समझ में आया होगा, और क्यों नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। देखो क्या बोल रहा है, दिस इज नंबर ऑफ मोड इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, यही तो हुआ है, इसको ऐसा लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये थ्योरेटिकल लिखने का तरीका है, ये मैथमेटिकली दिखाने का तरीका है। ये जो लिखा है ना, ये दोनों सेम है। क्लियर हुई बात, अगर इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, डी में तो बचेगा, यानी ये रेंज तो मतलब यही तो हुआ इस पर्टिकुलर रेंज में। तो इसका मतलब क्या हो, दिस इज नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू म्यू प्लस डी न्यू, एंड वी रिप्रेजेंट दिस थिंग लाइक दिस। हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, इसको ऐसे दिखाते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, ये चीज निकालूं, क्या जेड न्यू निकालो। जेड न्यू क्या है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ मोड है, यानी नंबर ऑफ मोड इन पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, तो दोनों ओर से ये उड़ जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 2l डिवाइडेड बाई वी एस बच जाएगा। और इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो इस इक्वेशन से इसको क्या लिखता हूँ मैं, डी एन डिवाइडेड बाई डी म्यू लिख सकता हूँ, डी न्यू लिख सकता हूँ। तो दिस इज क्या है, ये डेंसिटी ऑफ मोड है। ये चीज़ क्या है मेरी, डेंसिटी ऑफ मोड है। तो दिस इज माई डेंसिटी ऑफ मोड। क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज़ क्या है मेरी, डेंसिटी ऑफ मोड है। अब देखो, अब देखो, अब क्या लिख सकता हूँ ऐसे में, देखो इतना समझ में आया ना आपको, डेंसिटी ऑफ मोड है ना। अब डेंसिटी नंबर ऑफ मोड है यहाँ पर, अब वो मोड कौन कौन से होंगे उसको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो म्यू एन इक्वल टू क्या है मेरे पास, नाउ अब मैं ये बोला नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ मोड निकाला है, सॉरी नंबर ऑफ मोड निकाला, तो मोड कौन कौन से होंगे, क्या है मोड कौन कौन से होंगे, क्वेश्चन क्या है, मोड कौन कौन से होंगे, कौन कौन से मोड पॉसिबल है, ये चीज़ तो निकालनी है हमको। वो कैसे निकलेगा, कौन कौन से मोड है, मोड क्या है, ये तो है, ये मोड है मेरे पास, जो n है मेरे पास क्या है, देखो जो n है मेरे पास वो 2l डिवाइडेड बाई वी एस इंटू न्यू एन है। तो ये तो निकालना मेरे को, ये तो फ्रीक्वेंसी क्या है, मोड है। तो ये कितने हो जाएगा मेरे पास, 2vs डिवाइडेड बाई सॉरी nvs डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2l आ जाएगा। और जहाँ पर जो n है वो क्या है मेरे पास 1 2 3, यानी और इसे क्या लिखता हूँ मैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ये n की वैल्यू है। तो फॉर n इक्वल टू 1 अगर मैं फर्स्ट मोड निकालूँ तो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू n होगी। तो म्यू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 1, तो दिस इज vs डिवाइडेड बाई 2l। सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी, न्यू 2 आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 2vs डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा,
2L आ जाएगा। अगर मैं थर्ड मोड की बात करता हूँ तो थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी ν3 आ जाएगी, जो n = 3 करस्पॉन्डिंग होगी। वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, Vs डिवाइडेड बाई कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे आप लिखते रहोगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। नाउ अब क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ पर आता है क्या, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, ये फ्रीक्वेंसी है, इन्हें क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो कैसे अरेंज कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। तो ये न्यू हो गया, इधर को क्या बोल दो, डेंसिटी बोल दो। ठीक है, या फिर डेंसिटी ऑफ मोड बोल दो, यानी न्यू, और यहाँ को क्या हो गया, न्यू हो गया। देखो पहला कहाँ पर मिल रहा है मेरे को, 0 पर नहीं मिल रहा है, तो 0 पर कुछ नहीं है, तो ये 0 है, तो 0 पर कुछ नहीं होगा। पहला कहाँ मिल रहा है, Vs डिवाइडेड बाई 2L पर मिल रहा है, माना यहाँ पर वो Vs डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, दूसरा कहाँ मिल रहा है, 0 से 2 टाइम पर। ठीक है, यानी उतना ही गैप है, इन दोनों के बीच गैप कितना है, गैप का मतलब दिस माइनस दिस, और गैप कितना है देखो, Vs डिवाइडेड बाई 2L है, और यहाँ भी गैप कितना है इन दोनों के बीच, Vs डिवाइडेड बाई 2L है। यानी यहाँ पर ऐसे लाइन मिलेगी और हर लाइन के बीच का जो गैप है वो कितना है, सेम है, और वो कितना है, Vs डिवाइडेड बाई 2L है। ठीक है, तो यहाँ पर गैप कितना हो जाएगा, Vs, ये भी हो जाएगा, और दिस इज ν3, और दिस वन इज ν4, एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, ν1 है, ये ν2 है, ये ν3 है, ये ν4 है, एंड सो ऑन, ऐसे आते रहेगा। क्लियर हुई बात। तो इससे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलते हैं फॉर वन डायमेंशनल स्ट्रिंग। तो यहां से मेरे को पूरा पता चल रहा है, इस चीज से पता चल रहा है कि इन स्ट्रिंग देयर आर डिफरेंट मोड। देखो डिफरेंट मोड है, नहीं है, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, यानी डिफरेंट वे ऑफ वाइब्रेशन, और डिफरेंट वे ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट मोड। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी कैन कंक्लूड दैट फॉर स्ट्रिंग हमने यहाँ पर बनाई थी, फॉर दिस इन दिस स्ट्रिंग देयर आर नंबर ऑफ मोड्स। अगर यहाँ नंबर ऑफ मोड्स हैं तो क्या डिफाइन करना पड़ता है, डेंसिटी ऑफ मोड, एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ मोड, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू डी प्लस डी न्यू। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, जो हमारा क्रिस्टल है वो तो वन डायमेंशन है नहीं, वो तो एक मतलब ऐसे वन डायमेंशन में है नहीं, वो कैसा होता है, 3 डायमेंशन होता है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये केस यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को 3 डायमेंशन में क्या कर दूंगा, जनरलाइज कर दूंगा। ठीक है, नाउ वी सी दिस थिंग फॉर द 3 डायमेंशन। तो हिंट डालो, नाउ वी सी दिस थिंग फॉर द 3 डायमेंशन। और आई थिंक टाइम बहुत हो गया, बहुत का मतलब, और ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, खत्म तो नहीं हो गया मेरा, बाप रे। मैं क्या करूँगा, 2 उसमें डालूंगा। ठीक है, बीच में काट के 1 घंटा 22 मिनट हो गया टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और बैटरी भी खत्म हो गई मोबाइल की। तो जो नेक्स्ट होगा, जो 3 डायमेंशन वाला केस होगा, वो कहाँ आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आई होप जो सीरीज हमारी चल रही है, जो वेब सीरीज चल रही है, आपको पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके 3 डायमेंशन केस को लेकर। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।